हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल जो अपने लेक्चर लगाया था उसमें 171 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 1000 क्वेश्चन की सीरीज में से। आज 172 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और साथ में जो पीछे आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनमें आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में यार वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 172 नंबर। इसके अंदर देख लिया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टैंड स्टिल पोजीशन, यानी कि जब मोटर स्थिर अवस्था में होती है, और रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या रहता है। तो स्टैंड स्टिल पोजीशन में होती है तो रोटर जो अपने पास स्लिप ज्ञात करने के लिए स्लिप ज्ञात करते हैं। स्लिप के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है बी। अपने स्लिप आरपीएम में चाहिए तो अपने क्या करते हैं, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति। तो यहाँ पर रोटर गति क्या होती है, स्टैंड स्टिल स्थिर अवस्था में है तो जीरो होगी, तो यानी कि सिंक्रोनस गति अपन में सिंक्रोनस गति। ओके, ये अपने पास स्लिप जो है फ्रिक्शन में रह जाती है। एक मिनट दोबारा बताता हूँ आपको। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति करेंगे तो जो अपने पास स्लिप आती है वो आरपीएम में रहेगी। रोटर और स्टेटर के मध्य जो विचलन रहता है स्लिप रहती है, और इसे फ्रैक्शन में ज्ञात करने के लिए अपने अपॉन में लगाते हैं सिंक्रोनस गति। ओके, और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अभी अपने क्या चाहिए, रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए नॉर्मल फॉर्मूला रहता है रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप गुणा फ्रीक्वेंसी। स्लिप ये कौन सी होती है, स्लिप ये फ्रैक्शन वाली होती है। भिन्न के अंदर जो स्लिप रहती है वो वैल्यू रहती है जिस प्रकार ये अपने लिखा है मान। तो यहाँ पर रोटर स्पीड क्या रहती है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में जीरो होगी, तो अपने पास फॉर्मूला बना सिंक्रोनस गति अपॉन में सिंक्रोनस गति। ओके, और यहाँ पर आगे अपने फ्रीक्वेंसी एफ ये कौन सी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो सिंक्रोनस गति गुणा पोल अपॉन में 120 के द्वारा रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर। सिंक्रोनस गति अपॉन में सिंक्रोनस गति यानी कि स्लिप आ गई फ्रैक्शन के अंदर भिन्न में, और सिंक्रोनस गति गुणा पोल अपॉन में 120। ओके, इसके बाद में देखते हैं कि जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तो स्लिप अपने निकालेंगे सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। इस समय रनिंग कंडीशन में रोटर कुछ ना कुछ स्पीड पर होगा। इसके अंदर जो नो लोड पर अपने स्लिप मानते हैं, नो लोड पर रहती है 1.5 से लेकर 2.5% तक नो लोड पर। फुल लोड पर वैल्यू होती है 2.5 से लेकर 5.0% के मध्य स्लिप की वैल्यू रहती है। ओके, तो ये अपने पास आ गई स्लिप गुणा फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी गुणा सिंक्रोनस गति गुणा पोल अपॉन में 120 के द्वारा अपने रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अभी अपने पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा सिंक्रोनस गति अपॉन सिंक्रोनस गति। ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू राइट रहेगा। ओके, बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। 172 क्वेश्चन कहता है पीसीबी की सफाई हेतु उपयुक्त कैलेंडर। अपने एक तो सफाई के लिए कम्यूटेटर पर बात करते हैं। कम्यूटेटर कम्यूटेटर पर सफाई के लिए सीटीसी यूज में लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और पीसीबी की सफाई के लिए अपने यूज में लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, ऑप्शन नंबर रहेगा ए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है भी पीसीबी के ऊपर वर्टिकल माउंटिंग क्यों की जाती है। तो वर्टिकल माउंटिंग का रीजन रहता है कि अपने जो कम स्थान के ऊपर, संकीर्ण स्थान के ऊपर अधिक कंपोनेंट्स जो लगाते हैं, जैसे डायोड ट्रांजिस्टर एचसीआर मॉसफेट जैसे लगाते हैं, तो कम स्थान के ऊपर अधिक एलिमेंट्स लगाने के लिए अपने वर्टिकल माउंटिंग करते हैं। ओके, और पीसीबी की जिस प्रकार अपने कर रहे हैं इसके अंदर सोल्डरिंग, तो सोल्डरिंग के लिए 25 वाट का सोल्डर अपने पास आयरन होना चाहिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 173। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज इसीलिए चालू की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के अंदर बताया जा सके। हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी जो रेजोनेंस ट्रांसफार्मर होता है, टेस्ला कॉइल को ही, टेस्ला कॉइल जो रहती है ये हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर के ऊपर कार्य करती है। तो इसके अंदर बात करें तो ये हाई वोल्टेज की वैल्यू रहती है, इसके अंदर हाई वोल्टेज रहता है, ओके, टेस्ला कॉइल के अंदर, और हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और लो करंट के ऊपर वर्क करती है। ओके, क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वोल्टेज और लो करंट के ऊपर वर्क करती है टेस्ला कॉइल, और टेस्ला कॉइल का जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर। ओके, क्वेश्चन नंबर का आंसर रहेगा अपने हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वोल्टेज और लो करंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 174। 3 वायर डीसी सिस्टम में 2 वायर डीसी सिस्टम की तुलना में कॉपर आवश्यकता होगी। कितनी कॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है? तो कॉपर 3 वायर के अंदर 2 वायर की तुलना में 31% मोर देन अपने को चाहिए होता है। मतलब जो इंसुलेशन 2 वायर सिस्टम में यूज किया गया है उसका 31% और ज्यादा यूज किया जाता है 3 वायर डीसी सिस्टम के अंदर। तो डीसी सिस्टम के हम अपन लिंक की बात करते हैं तो इसके अंदर लिंक रहते हैं, होम पोलर रहता है। एक मिनट देख लेता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं जो लिख रहा हूं। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं इसको। होम पोलर, एक रहता है बाई पोलर और मोनोपोलर। ओके, तो होम पोलर के अंदर अपने पास 2 कंडक्टर रहते हैं। ओके, लिख लेते हैं 2 कंडक्टर, और दोनों ही कंडक्टर नेगेटिव रहते हैं, एक की पोलरिटी नेगेटिव और दूसरे की पोलरिटी नेगेटिव रहती है। ओके, बाई पोलर के अंदर भी 2 कंडक्टर यूज में लेते हैं। ओके, और दोनों कंडक्टर जो रहते हैं एक प्लस का रहता है और दूसरा नेगेटिव पोलरिटी का कंडक्टर रहता है। मोनोपोलर के अंदर एक कंडक्टर यूज में लिया जाता है और वो भी नेगेटिव पोलरिटी का रहता है। इसके द्वारा अपने को क्या पता लग रहा है भी सबसे कम मात्रा में कोरोना लॉस इन तीनों जो एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइनें रहती है इसमें सबसे कम किसके ऊपर रहेगा? कोरोना प्रभाव, कोरोना फेज पर ज्यादा रहता है। एसी की बात करें, डीसी में बात करें तो नेगेटिव की तुलना में पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा मात्रा में ज्यादा देखने को मिलता है अपने को। तो सबसे कम जो कोरोना होगा वो अपने को देखने को मिलेगा। एक तो पहली बात तो है कंडक्टर अपने पास एक है इसके अंदर, तो कम कोरोना होगा, और साथ में सबसे ज्यादा की बात करें तो वो अब होम पोलर में होगा या बाई पोलर में होगा? कंडक्टर दोनों में दो दो है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा रहता है वो बाई पोलर के अंदर कोरोना रहता है। कोरोना इफेक्ट हाई रहता है, कोरोना इसके अंदर कम रहता है। ओके, कोरोना क्या होता है जब ट्रांसमिशन लाइनों में हाई वोल्टेज के ऊपर पावर को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे स्थानों पर, तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम मान की बात करें वी मैक्स, तो ये 30 केवी पर सेमी से ज्यादा होने पर या वी आरएमएस मान की जो वोल्टेज होती है वो 21.6 केवी पर सेमी से ज्यादा होने पर अपने पास एयर जो कंडक्टर के आसपास की जो एयर होती है वो प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से एयर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एयर ब्रेकडाउन होगी तो एयर ब्रेकडाउन के लिए वोल्टेज बताया वी मैक्स जो रहेगा वो होगा 30 केवी पर सेंटीमीटर। आरएमएस मान की पूछे तो 21.6 केवी पर सेंटीमीटर के हिसाब से ब्रेकडाउन, इससे ज्यादा होने पर कंडक्टर के आसपास की वायु ब्रेकडाउन हो जाती है। और इसका प्रभाव किन स्थानों पर ज्यादा होता है देखने को वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो मॉइस्चराइजर्स
वाला वातावरण रहेगा, नमी वाला मौसम होगा, उसके अंदर ज्यादा होगी। कोरोना के कारण अपने पास ओजोन गैस पैदा होती है। ओजोन गैस के कारण चालकों में कोरोजन आता है। कोरोजन के कारण चालकों में हिसिंग की आवाज देखने को मिलती है। हमिंग की साउंड रहती है अपने ट्रांसफार्मर के अंदर, और हिसिंग की जो साउंड रहती है वो होती है ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर कोरोना प्रभाव के कारण। इसके कारण बैंगनी कलर, जो वॉयलेट कलर रहता है, बैंगनी प्रकाश देखने को मिलता है। अब बैंगनी प्रकाश, कई बार क्वेश्चन आ जाए भी, जिस पर कोरोना दिखना स्टार्ट हो जाता है, विजुअल होना स्टार्ट हो जाता है, उस वोल्टेज को कहते हैं क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। ओके, जिस पर कोरोना स्टार्ट होता है उसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, जिस पर अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है उसे क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज कहते हैं। ओके, इन दोनों फॉर्म्स को याद रखना। कोरोना के लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूं, इसको हटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके, कोरोना के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है 2.44 गुणन 10 की पावर -5 अंडर रूट f प्लस 25 अपॉन में डेल अंडर रूट r डिवाइड बाई डी, फैक्ट में वीपी माइनस वी नोट्स का स्क्वायर्स। ये पीक वोल्टेज है, ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है। ओके, ये रहता है अपने पास, यूनिट पूछे तो किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ओके, कोरोना लॉस आ गया अपने एग्जाम्स के अंदर फॉर्मूला, तो उसके अंदर वैल्यू पूछ रहा है तो वो रहेगी किलोवाट प्रति किलोमीटर पर फेज। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अभी 175। 12 वोल्टेज डीसी बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। एक बैटरी लेते हैं 12 वोल्टेज की, ये छोटे आर के द्वारा लिख रहा हूं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 12 वोल्टेज की है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बता रखा है 0.2 ओम्स। ओके, ओम। इसे 2 एम्पीयर की दर से 48 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करना है। इसे किस 2 एम्पीयर रेटिंग की दर से 48 वोल्ट बैटरी के द्वारा चार्ज करना है, तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करो। तो अपने को 12 वोल्टेज जो है वो 48 में से लेगा, तो पीछे शेष वोल्टेज कितनी बची अपने पास, ऐसे लिख सकते हैं वी एक्सटर्नल सोर्सेज माइनस वी बैटरी का वोल्टेज अपॉन में धारा, परिपथ के अंदर धारा कितनी प्रवाहित होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल वोल्टेज अपने पास 48 वोल्टेज माइनस 12 वोल्टेज अपने पास बैटरी को चार्ज करना है। धारा की वैल्यू रहनी चाहिए अपने पास 2 एम्पियर। ओके, तो इसे करते हैं 36, 48 में से माइनस किए 12 को, तो अपने पास बच गए 36 अपॉन में 2, तो ये है अब 12 ओम। 12 ओम का रेजिस्टेंस मिला अपने को। अब 12 ओम के अंदर 0.2 ओम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 12 में से माइनस कर देंगे, 0.20 ओम को माइनस करेंगे, तो यहां पर लेके जाएंगे 10 में से 8.11, 11.8 ओम का रेजिस्टेंस अपने को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो बैटरी 2 एम्पियर की दर से चार्ज होगी, जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो अपने पास 0.2 ओम का। ओके, क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो वो रहेगा 11.8 ओम। ओके, किसी प्रकार का डाउट, जितनी वोल्टेज से चार्ज करना है, मतलब कितनी वोल्टेज का सोर्स है अपने पास, कितने वोल्टेज के सोर्स को चार्ज करना है, मतलब जो वोल्टेज अपने ले रहे हैं
उस वोल्टेज से माइनस करेंगे जो अपने पास एनर्जी सोर्सेज किस वोल्टेज का चार्ज करना है उसको माइनस करेंगे, अपॉन में किस धारा रेटिंग के साथ चार्ज करना है तो वो अपने डिवाइड कर देंगे, तो अपने को रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू मिलेगी। अब अपने इसके अंदर क्या किया, 12 वोल्टेज की बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम्स का है। ओके, तो यहाँ पर 48 में से माइनस किया 12 को और फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो अपने को मिला 12 ओम। 12 ओम तो ये कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेकिन 0.2 ओम अपने पास है, इसीलिए अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करेंगे 11.8 ओम का। ओके, किसी प्रकार का डाउट शायद नहीं होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 176, कौन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, अमान्य कथन का चुनाव करें। अब इसके अंदर कोई सोर्सेस तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं ड्रॉ करता हूं, आप बताना भी कौन से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन से उत्सर्जन कर रहे हैं, कौन से सप्लाई दे रहे हैं और कौन से सप्लाई एनर्जी सोर्सेज ले रहे हैं। ओके, सभी वोल्टेज रहेगी 12 वोल्टेज, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और इसके अंदर धारा इन कर रही है यहां से 6 एम्पियर्स। ओके, ये अपने पास ए मानो आप, ये भी 12 वोल्टेज का है, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है और यहां से करंट जा रहा है बाहर, वो भी 6 एम्पियर्स का। यहाँ पर लगाइए 2 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्टेज और धारा का वैल्यू अंदर आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर नहीं शो करेंगे, अपने करेंगे इस टाइम यहाँ पर, और ये धारा की वैल्यू है 6 एम्पियर्स और ये बी हो गया, ये अपने पास सी नंबर फिगर और ये रहेगा डी नंबर। 12 वोल्टेज, 2 ओम, 6 एम्पियर्स। तो अब बताओ इनमें से कौन से एनर्जी को उत्सर्जन कर रहे हैं, मतलब कौन से सप्लाई खुद की सप्लाई को अदर एलिमेंट्स को सप्लाई दे रहे हैं बाहरी परिपथ के अंदर, और कौन से सप्लाई को ले रहे हैं। तो आप ये ए बी सी डी 4 फाइगर्स बनाएं, इनके अंदर कोई 2 चूज करिए, या 1 चूज करिए, या चारों चूज करिए, या 3 चूज करिए, जो भी है आपके द्वारा आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दीजिए। ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं मान्य कथन का चुनाव करें। देख लिया, अब मैं बताता हूं, यहां से पॉजिटिव सप्लाई एंट्री कर रही है, तो इसका मतलब है बैटरी अपने चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग कंडीशन में जब अपने सप्लाई लेते हैं तो जो सोर्सेज रहता है उससे सप्लाई अपने को मिलती है, और धारा की डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। धारा फ्लो करती है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लोअर टू हाइयर पोटेंशियल। लिख देता हूं, करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट फ्लो करेगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर। ओके, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर। ओके, तो इसका मतलब सोर्सेज ए जो है ये खुद चार्ज हो रहा है, अवशोषित कौन से ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, तो ये ए नंबर जो है ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, खुद ले रहा है सप्लाई। ओके, अभी बात करते हैं बी नंबर के अंदर, तो इसके अंदर धारा जो है पॉजिटिव से निकल रही है, मतलब बाहरी सर्किट के अंदर जा रही है। बैटरी माने तो ये डिस्चार्ज हो रही है एक तरह से, तो ये ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा, ये दे रहा है सप्लाई। ओके, उत्सर्जन कर रहा है, अवशोषित नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी अपने पास नहीं होगा इसके अंदर। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पर अपने एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ये धारा का मान आएगा यहाँ से फ्लो करता हुआ ऐसे अंदर। तो ये भी अपने क्या प्रदर्शित कर रहा है, बी ये भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी अपने पास राइट रहेंगे, ए एंड सी। अपने बात करें इस डी की, तो इसके अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं धारा के पाथ को कंप्लीट करने के लिए। अब धारा की वैल्यू देखो कैसे,
धारा का मान ऐसे करते हुए यहाँ से नेगेटिव से एंट्री कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी बाहरी सोर्स से जो बाहरी प्रतिरोध है उसको सप्लाई दे रही है, उत्सर्जन कर रही है ऊर्जा को, न कि ऑब्जर्व कर रही है। इसीलिए ए एंड सी फाइगर्स जो ड्रॉ किए हैं मैंने, उसके हिसाब से ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177। किसी प्रकाशीय लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश 63.6 कैंडल है और कार्यस्थल पर 8 ल्यूमेन प्रकाश पहुंच रहा है, तो प्रकाशीय लैंप व प्रकाशित तल के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले अपने पास लो रहता है लैम्बर्ट, कोसाइन्स लो, कहता है कि किसी प्रकाशीय लैंप जो है, प्रकाशीय लैंप से प्रकाशित तल पर प्रकाश जो पहुंचता है, इस प्रकाश और इस कोण के बीच के कोण के समानुपाती रहता है, जबकि डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। और इनवर्स सेक्वायर लॉ की बात करें, इनवर्स सेक्वायर लॉ के अंदर किसी प्रकाशीय लैंप के द्वारा प्रकाशित तल पर जो प्रकाश पहुंचता है, प्रकाशीय लैंप के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जो हो रहा है उसके तो समानुपाती रहेगा प्रकाश, जितना ज्यादा प्रकाश उतना प्रकाशित तल पर प्रकाश पहुंचेगा, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। जिस प्रकार अपने लिखे E इज इक्वल्स टू आई कोस फाई अपॉन में डी, और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहता है आई अपॉन में डी स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल टू आई अपॉन में डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस का वर्ग हो गया अपने पास। प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश की वैल्यू है 63.6 कैंडल। कैंडल प्रकाश को ल्यूमेन में कन्वर्ट करने के लिए 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ल्यूमेन में है, कैंडल में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक बार ये थ्योरम्स हटा देता हूं जो लिखी है मैंने, दो नियम, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे इन्हीं के द्वारा। लेकिन अपने पास कैंडल में प्रकाश चाहिए अपने को, तो ल्यूमेन अपॉन में 4 पाई करेंगे। अपने को ल्यूमेन में चाहिए तो वो तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, कैंडल अपॉन में कैंडल गुणा 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू रहती है 4 पाई इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू वही 22/7, तो 12.57। ओके, 4 पाई की वैल्यू रहेगी, आप मल्टीप्लाई करके देखना ना कैलकुलेटर में, सेम वैल्यू ही आपको देखने को मिलेगी। तो अभी अपने पास ये उत्सर्जित प्रकाश कैंडल में है, या तो इसे ल्यूमेन में बदले या इसे कैंडल में बदले, दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज करो, आंसर अपने पास सेम मिलने वाला है। तो अपने कैंडल जो है इसको ल्यूमेन में बदलते हैं, तो 63.6 गुणा 4 पाई, आप करो मल्टीप्लाई, मैं भी करता हूं, आप सीधे करो, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। ओके, 63.6 गुणा 4 पाई 799.2122, तो इसे 800 मान लेते हैं अपने राउंड फिगर के अंदर। 800 प्रकाश है अपने पास ल्यूमेन में, जो कैंडल को है उसको अपने कन्वर्ट कर दिया ल्यूमेन के अंदर, और अपने पास प्रकाश कितना है 8 इज इक्वल्स टू 800 अपॉन में डी स्क्वायर्स। डी स्क्वायर्स को लेके जाएंगे 8 के स्थान पर, जो प्रकाश है प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला, तो इसे अपने करेंगे 800 अपॉन में 8, उधर डी का स्क्वायर लगाएं हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा इक्वल में। ओके, तो डिवाइड करते हैं, ये आएगा अपने पास 100, और 100 का अंडर रूट सोल्यूशन करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस मिलेगी 10 मीटर्स। शायद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। कोल्ड कैथोड और जो हॉट कैथोड अपने पास लैंप रहते हैं, तो उसके अंदर जो गर्म कैथोड रहता है वो सोडियम लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप रहते हैं, और हॉट कैथोड लैंप की बात करें तो वो अपने पास सोडियम वेपर लैंप और नियॉन साइन लैंप रहते हैं। कभी भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी डाउट रहे तो आप बता देना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 178। किस डायोड
में धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है? क्या टनल डायोड है, या शॉटकी डायोड है, या जिनर डायोड है, या पीएन डायोड है? पीएन डायोड 1N4007 की बात करें अपने, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 2 अंक शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कितने पीएन जंक्शन हैं डायोड के अंदर। 1N है, 1N का मतलब है कितने पीएन जंक्शन है, नंबर्स ऑफ जंक्शन। ओके, तो 1N है तो एक पीएन जंक्शन है अपने पास। 2N भी हो सकता है, 3N भी हो सकता है। 3N का मतलब एक डायोड के अंदर 3 पीएन जंक्शन मौजूद हैं। ओके, 4007 इसके कोड हैं। तो अभी अपने पास ये बना नॉर्मल पीएन डायोड है। नॉर्मल पीएन डायोड के अंदर क्या होता है, एक साइड सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर ट्रिवेलेंट मिलाएंगे तो पी प्रकार का मटेरियल प्राप्त होता है। एन टाइप का मिलाते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर तो अपने को प्राप्त होता है एन प्रकार का मटेरियल। ट्रिवेलेंट के अंदर क्या रहता है कि जो आउटर बैंड रहती है, लोअर ऑर्बिट की बात करें तो उसके अंदर जिसे अपने वैलेंस बैंड कहते हैं, एक फाइबर बना लेते हैं, छोटा सा फाइबर, ये कंडक्शन बैंड है जिसे हायर इंटरनल ऑर्बिट कहें या हायर क्लास ऑर्बिट कहें। वैलेंस बैंड अपने पास लोअर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट कहेंगे, बाहरी कक्षा। वैलेंस बैंड कहते हैं बाहरी कक्षा को। बाहरी कक्षा के अंदर वह मटेरियल जिनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उनको ट्रीवेलेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। जिसलिए अपने जिस प्रकार देखें ट्री वैलेंट, तो इसके अंदर रहता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और बोरॉन। ओके, ये 4 जो तत्व हैं इनको मिला के सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर ट्रिवेलेंट मटेरियल को तैयार किया जाता है। पेंटावेलेंट मटेरियल की बात करें तो पेंटावेलेंट मतलब जिनकी लोअर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके अंदर। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल्स को सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाने से पंचसंयोजी एन प्रकार का मटेरियल अपने पास प्राप्त होता है। पी प्रकार का होगा, इसके अंदर मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि बहुसंख्यक आवेश क्या रहेंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे। एन प्रकार के अंदर इसी प्रकार देखेंगे, मेजोरिटी कैरियर और बात करें माइनॉरिटी कैरियर। मेजोरिटी कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, तो 4 का सिलिकॉन की बात करें या बात करें जर्मेनियम की, तो इनके आउटर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट की बात करें तो उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 का ट्रिवेलेंट मटेरियल मिलाते हैं तो 4 का सहसंयोजी जो बैंड बनता है उसमें एक मुक्त, एक इलेक्ट्रॉन के लिए गैप खाली रह जाता है। 4 का सहसंयोजी बैंड बनने में एक होल के रूप में खाली जगह बच जाती है जिसे होल या क्वार्टर कहते हैं अपने। तो इसीलिए पी के अंदर मेजोरिटी कैरियर होल और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। और पंचसंयोजी जो मटेरियल मिलाते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर तो 4 का सहसंयोजी बैंड बनकर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाता है। मेजोरिटी कैरियर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकता रहती है इसके अंदर और माइनॉरिटी कैरियर्स होल रहेंगे। ओके, ये पी प्रकार के हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको एक्सेप्टर कहते हैं। और जो एन रहते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, इसीलिए इनको डोनर कहते हैं, डोनर दाता। ओके, अभी देखते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम जो रहता है इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और सिलिकॉन के अंदर रहते हैं 14। एल्यूमिनियम के लिए 13, प्लेटिनम के लिए 78, गोल्ड के लिए 79, सिल्वर के लिए 47, कॉपर के लिए 29, कार्बन के लिए 6। आप याद करना, कभी भी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। ओके, जर्मेनियम जो वर्क करता है ये 75 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है टेम्परेचर पर, जबकि सिलिकॉन 200 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। 0 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे अपने ऊर्जा अंतराल कहते हैं।
ऊर्जा अंतराल जिस प्रकार ये बनाया, ये ऊपर की लेयर कंडक्शन बैंड, बीच में ये जो गैप आता है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट के बीच में जो गैप रहता है, ये एक चीज याद रखना, कभी भी फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जिस प्रकार उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ, उस कंडीशन में कभी भी फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। सिलिकॉन 0 डिग्री केल्विन पर फॉरबिडन एनर्जी गैप और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या रहता है। तो जर्मेनियम के लिए रहेगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 डिग्री केल्विन के लिए रहेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सिलिकॉन के लिए बात करते हैं। सिलिकॉन में 0 डिग्री केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 डिग्री केल्विन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताओ गैलियम आर्सेनाइड के लिए 0 डिग्री केल्विन और 300 डिग्री केल्विन के लिए, कमेंट बॉक्स में छाप देना बिल्कुल कर्मागत। जर्मेनियम के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता क्या रहती है, तो जर्मेनियम के अंदर होल मोबिलिटी की बात करें और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल मोबिलिटी से हमेशा ज्यादा रहती है। होल मोबिलिटी लिखूंगा वो ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 3800 1800, इसके अंदर क्या है 3800 है इलेक्ट्रॉन की, 1800 है होल की, दोनों एक साथ लिख दी तो याद करने में आसानी रहेगी। और मोबिलिटी को अपने इकाई लिखते हैं सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, इसी प्रकार सिलिकॉन के लिए रहेगा 1300 500 सेमी स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। तो इसके अंदर 1300 जो है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है और 500 होल की मोबिलिटी रहती है। ओके, आप लिखना गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो लिखते हैं गैलियम आर्सेनाइड के लिए 0 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी गैप्स। तो 0 डिग्री केल्विन पर रहेगा 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 300 डिग्री केल्विन के लिए रहेगा 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और अपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी की बात करें तो वो रहेगी 5500 5 55, अपने पास 100 5500 1400 सेमी स्क्वायर्स अपॉन में वोल्ट सेकंड्स। ओके, ये आप वैल्यू याद रखना, खास करके आज के क्वेश्चन जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके अंदर आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, अभी अपने बात करते हैं, साथ में कई बार क्वेश्चन आता है भी जो अपने पास एलईडी बनाई जाती है, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पी और एन का जंक्शन रहता है। जबकि जो रेक्टिफिकेशन के लिए जो यूज डायोड डायोड यूज में लेते हैं, पीएन जंक्शन हो गया, तो इनके अंदर किस प्रकार का मटेरियल होता है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो जो एलईडी रहती है, एलईडी पीएन जंक्शन ही है अपने पास एलईडी, तो इनके अंदर डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स रहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप के द्वारा प्रकाश को प्रोड्यूस करते हैं। और जबकि नॉर्मल पीएन जंक्शन है तो उसके अंदर इनडायरेक्ट बैंड गैप रहता है। ओके, नॉर्मल पीएन जंक्शन का आपने सिंबल देखे तो ये प्लस और ये माइनस, ये फॉरवर्ड वाइज में कार्य करता है अपने पास। ओके, रिवर्स वाइज में जैसे ही वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो जो अवक्षय डिप्लीशन लेयर होती है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, और रिवर्स बाइस में मेजोरिटी कैरियर की बजाय माइनॉरिटी कैरियर्स रन करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स की गति बढ़ती जाती है, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ने के साथ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी भी स्पीड बढ़ेगी। एक निश्चित मान के बाद में माइनॉरिटी कैरियर्स की गति इतनी बढ़ जाती है कि वो जंक्शन लेयर को पार कर जाते हैं। ओके, तो याद रखना आप। पीएन डायोड जिन्नर डायोड की बात करें तो जिन्नर डायोड का सिंबल बनाएं आपने, जेड की आकृति बनती है इसके ऊपर, माइनस प्लस, ये भी रिवर्स बाइस में कार्य करता है जिन्नर डायोड। ओके, वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.6 वोल्टेज रहता है, जिस प्रकार जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 और सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 रहता है, उसी प्रकार जिन्नर डायोड के लिए 0.6 रहता है।
शॉटकी डायोड के अंदर क्या होता है, ये 300 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी को रेक्टिफाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार ये डायोड की इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए, ये पीएन लेयर आ गई अपने पास, ये अपने पास डिप्लीशन लेयर है। एक साइड अपने पास मेटल रहता है और एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है। ओके, तो इसीलिए ये पीएन जंक्शन नहीं रहता, पी नहीं होता, ओनली एन कहें मेटल और एन का जंक्शन रहता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने, इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, पूछे तो अपने कह देंगे कि इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, होल भी रह सकते थे लेकिन पी टाइप का मटेरियल होता, तो इसके अंदर पी मटेरियल अपने ऐड नहीं किया, एक साइड मेटल नॉर्मल मेटल और एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, ये इसीलिए ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर रेक्टिफिकेशन कर सकता है, 300 मेगाहर्ट्ज काफी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन कर सकता है। और टनल डायोड जो होता है, ये शॉटकी डायोड अपने पास रिवर्स बायस में यूज किया जाएगा। शॉटकी डायोड का सिंबल बना लेते हैं पहले, नेगेटिव प्लस रिवर्स बायस में वर्क करेगा। और टनल डायोड जो रहेगा, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। ओके, प्लस और माइनस फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है अपने पास। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन टू टर्मिनल्स वाली युक्ति की बात करें तो वो अपने पास रहता है टनल डायोड। थ्री टर्मिनल्स की बात करें तो वो रहता है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे डबल बेस्ड डायोड भी कहते हैं। ओके, और B1 और B2 जो अपने पास टर्मिनल्स रहते हैं, उनके बीच में 5 से 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और एमीटर के ऊपर किसी प्रकार का सिग्नल नहीं होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर की भांति कार्य करता है। ओके, अभी अपने पास आंसर रहेगा 178। क्वेश्चन नंबर 179, कोलपिट 2 लीटर के टैंक परिपथ में होता है। कोलपिट 2 लीटर की बात करें, लिखते हैं हम 2 लीटर, ट्यून्ड कलेक्टर, ट्यून्ड बेस, हार्टले, कोलपिट, आरसी, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ओके, तो ट्यून्ड परिपथ रहता है, इसके अंदर दो कॉइल रहती है, L1 और L2। L1 जो कॉइल होगी वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से, और L2 कॉइल ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से पॉजिटिव साथ में फीडबैक प्रदान करवाती है। और जितने भी ये ट्यून्ड कलेक्टर, ट्यून्ड बेस, हार्टले, कोलपिट, क्रिस्टल कंट्रोल्ड और आरसी, ये सब साइनोसाइडल ऑसिलेटर ज्यावक्रीय दोलन पैदा करते हैं। ओके, ये 360 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करवाता है। ट्यून्ड बेस रहता है, इसे आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर भी कहते हैं इसको, या इसे टिकलर कॉइल ऑसिलेटर भी कहते हैं, टिकलर कॉइल। तो इसके अंदर क्या होता है, कलेक्टर से जो करंट आउटपुट निकलेगा, उसके आगे टिकलर कॉइल लगी रहती है। उस टिकलर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो ट्यून्ड परिपथ की कॉइल को काटेगा, और इसीलिए टिकलर कॉइल लगे होने के कारण इसे टिकलर ऑसिलेटर कहते हैं अपने। ओके, हार्टले 2 लीटर के अंदर ट्यून्ड परिपथ कैसा होता है, पहले तो वो बनाते हैं। ये अपने पास एक इंडक्टर है नॉर्मली, ये एक कैपेसिटर है, इसे पैरेलल संयोजन कर दिया। ये अपने पास ट्यून्ड सर्किट है, एल और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हार्टले 2 लीटर यूज करते हैं, इसके अंदर अपने एक टेपिंग लेते हैं बीच से। टेपिंग लेने पर क्या हो गया कि अपने पास जो इंडक्टर है, ये दो इंडक्टर के रूप में वर्क करेगा। इसके द्वारा होने वाले जो रेजोनेंस होते हैं, उसको नियंत्रण, अनुनाद जो रहते हैं उनको नियंत्रण करते हैं। ओके, फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहेगा नॉर्मली 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 और C1। ओके, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। कोलपिट 2 लीटर की बात करते हैं, तो कोलपिट 2 लीटर के अंदर
जो ट्यून्ड सर्किट रहते हैं इसमें कैपेसिटर को तो टैपिंग नहीं कर सकते अपने, नॉर्मल सी बात है। भी दो कंडक्टर जो प्लेट्स के द्वारा, प्लेटें जो रहती है एक डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा सेपरेट रहती है, तो टैपिंग नहीं कर सकते अपने, इसीलिए दो कैपेसिटर यूज में लेते हैं ट्यून्ड परिपथ के अंदर, कोलपिट और दोलित्र के अंदर जो यूज में लेते हैं इस प्रकार, और यहां से अपने टैपिंग ले लेते हैं। ये कोलपिट दोलित्र में यूज में लिया जाता है। इसके अंदर दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर रहता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा अपने पास। और आरसी 2 लीटर होता है, ये फेज शिफ्टिंग और वेन ब्रिज रहता है। फेज शिफ्टिंग जो रहता है, आरसी के 3 पैरेलल संयोजन लगाए जाते हैं इस प्रकार, ये आर और ये सी लगा दिया, इसी प्रकार रेजिस्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया। इस तरह से 3 सेक्शन बनाए जाते हैं। एक सेक्शन की फेज शिफ्टिंग 60 डिग्री रहती है और 3 की हो जाएगी 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग प्रदान करवाता है टोटली आरसी फेज शिफ्टिंग ऑसिलेटर। और जो वेन ब्रिज रहता है ये एम्पलीफिकेशन काफ़ी हाई कर सकता है, 1/10 के अंदर ये एम्पलीफाई कर सकता है। अपने एक सिग्नल देंगे तो आउटपुट में 10 सिग्नल्स के मल्टीप्लाई के अंदर आउटपुट सिग्नल देखने को मिलेगा, उसको एम्पलीफाई करता है। इनपुट सिग्नल के आयाम में परिवर्तन नहीं करता है एम्पलीफायर कभी भी, उसके आयाम में चेंज नहीं करके उस आयाम की जो पावर होता है उसको इंक्रीज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 179 का रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर अपने पास 180, जिन्नर डायोड ब्रेकडाउन के समय प्रतिरोध तापमान गुणांक होता है। जिन्नर डायोड के बारे में देखो भाई, ये रिवर्स बाइस में एक तो कार्य करता है। टर्मिनल कुछ इस प्रकार रहता है, नेगेटिव प्लस। रिवर्स बाइस में अपने पास ये जिन्नर डायोड कार्य करता है। इसकी करंट जो फ्लोइंग कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम 2.5 एम्पियर तक होती है, 100 वोल्टेज और 2.5 एम्पियर्स तक। ओके, जिन्नर डायोड ब्रेकडाउन से पूर्व ब्रेकडाउन के पूर्व ब्रेकडाउन के समय, ब्रेकडाउन के पश्चात, ब्रेकडाउन से पूर्व की बात करें तो इसके अंदर ये व्यवहार करता है एनटीसीआर की भांति। एनटीसीआर ब्रेकडाउन होगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 रहता है, जेड टी सी आर कहेंगे। और ब्रेकडाउन के पश्चात, ब्रेकडाउन से पहले करेगा एनटीसीआर की भांति, बोल एनटीसीआर रहा हूं और लिख रहा हूं पीटीसीआर, और यहां पर करेगा ब्रेकडाउन के पश्चात पीटीसीआर। ओके, ब्रेकडाउन से पूर्व एनटीसीआर, उसके ब्रेकडाउन के समय होगा 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, और ब्रेकडाउन के पश्चात रहेगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और कंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। जेटीसीआर के अंदर टेम्परेचर बढ़े या कम हो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। और ब्रेकडाउन के समय बात करें, ब्रेकडाउन के पश्चात तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। यही रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए है। ओके, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वैल्यू को बताता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी या इंक्रीज होगी। ओके, तो ब्रेकडाउन के समय रहता है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, जिस प्रकार मैग्नीन रहता है। मैग्नीन और मैग्नीन जो रहता है शंट पर अपने जो एम्पियर मीटर होता है उसकी करंट मेजरमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अपने शंट लगाते हैं, और मल्टीप्लायर के अंदर वोल्ट मीटर के लगाते हैं। तो इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके अंदर से करंट कम फ्लो हो ज़्यादा फ्लो हो, उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका जो मेन वैल्यू रहती है रेजिस्टेंस की उसमें वेरिएशन ना हो, इसीलिए उसका मेन मान रहता है 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली। ओके, लगभग 0 होता है, 0 नहीं कह सकते, लगभग 0 होता है। और उसके बाद में नाम मान आता है यूरेका का, यूरेका या कांस्टेंट में कहें तो उसका मान भी अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 181, दो कॉइल जिनका इंडक्टेंस 5 हेनरी और 15 हेनरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 हेनरी, तो कपलिंग फैक्टर का मान क्या करो। ओके,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए अपने फॉर्मूला रहता है के अंडर रूट L1 गुणा L2। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को बताया है 5 हेनरी इज इक्वल टू के रहता है कपलिंग फैक्टर का मान बताता है एक नंबर कॉइल और 2 नंबर जो कॉइल है उन दोनों कॉइलों के मध्य जो म्यूचुअल जो है उनके मध्य कपलिंग है, कितनी कपलिंग है, कितनी मात्रा परसेंटेज में माने या फ्रैक्शन में कितनी कपलिंग की मात्रा है वो बताता है अपने को के कपलिंग फैक्टर माने। अंडर रूट L1 है अपने पास 10 और L2 है अपने पास 15, तो इसका हो जाएगा 150। 150 का अंडर रूट सोल्यूशन करो, मोबाइल से करता हूं मैं, आप देखो करके भाग विधि से ज्ञात करना अंडर रूट 150, तो 12.24 आएगा, के पॉइंट 12.24 इज इक्वल टू 5। के का मान ज्ञात करना है तो इज इक्वल टू m अपॉन में अंडर रूट L1 गुणा L2 कर देंगे। इसका सोल्यूशन कर लिया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है अपने पास 5 हेनरी और इसका है अपने पास 12.24, तो 5 के अंदर 12.24 का डिवाइड करो, 5 अपॉन में 12.24 0.40। ऑप्शन नंबर बना अपने पास ए। तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, वो है 0.40। शायद तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस याद करने के लिए फॉर्मूला रहता है कपलिंग फैक्टर अंडर रूट L1 गुणा L2 के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। इसमें L1 की वैल्यू पूछे, L2 की पूछे, K की पूछे या M की पूछे तो आप किसी भी वैल्यू को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 182। RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में अमान्य कथन नहीं है। मान्य मतलब वैलिड, अमान्य इनवैलिड और नोट इनवैलिड स्टेटमेंट, यानी कि वैलिड स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछ रहा है ये। ओके, यूपीपीसीएल में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हूबहू, तो आप बड़ी तरह से तैयारी कीजिए और अपने मंजिल को पाइए। देखते हैं इसके अंदर परिपथ में अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती पर परिपथ का व्यवहार RL की भांति होता है। अनुनादी आवर्ती से कम आवर्ती सर्किट अपने को कौन सा बताया, RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन रहती है XL इज इक्वल टू XC। ओके, तो फ्रिक्वेंसी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी हो रही है, आपको पूरा सर्किट ही बताता हूं। बाकी काफी बार एक बार करवा चुका हूँ इससे पहले शायद तक 1000 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर RLC सीरीज रेजोनेंस का वेक्टर डायग्राम। तो ये अपने पास है, ये वर्टिकल लाइन रेजिस्टेंस को शो करेगी या एक्सएल को या एक्ससी या इंपीडेंस को या धारा माने, और जो ये है ये लाइन है अपने पास ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा लिखते हैं रेडियन पर सेकंड के अंदर। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मान कम हो ज्यादा हो लेकिन उसके रेजिस्टेंस में बदलाव नहीं होता है फ्रिक्वेंसी के कारण, तो फ्रिक्वेंसी को डायरेक्टली शो कर देंगे अपने। ओके, ये आपने लिखा रेजिस्टेंस। अब एक्सएल के लिए फॉर्मूला रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए 2 पाई एफ एल, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल का मान बढ़ेगा, तो शो करते हैं इसको फिगर में। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, ये है अपने पास एक्सएल। और एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो 1/2 पाई एफ सी, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है, तो इसको इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं अपने। फ्रिक्वेंसी का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान में कमी हो रही है, एक्स सी। अब ये जो अपने पास कंडीशन रहती है ये कंडीशन है रेजोनेंस की कंडीशन।
ओके, कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही हो गया, दोनों सेम हो गए। तो अब इसके अंदर क्या है भी, एक्सएल से एक्स डिवाइड हो जाएगा, एक्सएल से एक्स कटेगा तो अपने को मिलेगा 0। इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला लिखें तो z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्सएल से एक्स सी कट गया और रेजिस्टेंस का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगा हुआ अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मिलेगा अपने को इम्पीडेंस। तो जो अपने पास ऐसी सर्किट रहते हैं उनके लिए धारा का जो कुल विरोध होता है वो होता है इम्पीडेंस, और डीसी के लिए रहता है रेजिस्टेंस। तो अभी इस डायग्राम में शो करते हैं अपने, ये है अपने पास इम्पीडेंस, यानी कि रेजोनेंट की कंडीशन के अंदर इम्पीडेंस की बजाय इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, यानी कि काफी निम्न है। रेजिस्टेंस के इक्वल अपने इम्पीडेंस यहाँ पर शो कर दिया है। ओके, तो इम्पीडेंस मिनिमम, तो धारा की वैल्यू तो आपको नॉर्मल पता ही है, अभी धारा की वैल्यू बढ़ेगी, ये अपने पास धारा है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो एक्स का मान ज्यादा है, एक्स की वैल्यू हाई है एक्सएल से। इस कंडीशन के अंदर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है, और यहां पर कंडीशन क्या है, एक्सएल का मान ज्यादा है एक्स सी से, तो फ्रीक्वेंसी का मान कम। सीरीज अपने पास सर्किट है, तो सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट का पाथ रहता है वो ओनली एक रहता है। धारा ये तो नहीं है फ्लाई ओवर करके कहीं साइड से चली जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता। तो धारा के लिए पाथ है एक, तो धारा गुणा आर करेंगे, करंट गुणा आर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप, आई गुणा एक्सएल करेंगे इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, आई गुणा एक्स करेंगे कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप रेजोनेंट की कंडीशन में इक्वल रहता है, इसीलिए अपने कहते हैं कि वी एल और वी सी के ऊपर रेजोनेंट की कंडीशन के अंदर आउट ऑफ 180 डिग्री का एंगल देखा जा सकता है दोनों के मध्य। ओके, इस सर्किट को कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, और पैरेलल रेजोनेंस को कहते हैं आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस को रिजेक्टर सर्किट। तो यहां पर अपने एक्सएल एक्सी का मान ज्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट रहेगा और लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, यहां पर दोनों इक्वल है तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा और रेजिस्टिव सर्किट रहेगा। यहां पर एक्सएल का मान ज्यादा है तो अपने पास इंडक्टिव सर्किट होगा और लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो वोल्टेज ड्रॉप लिखा है आपने, ये है वी आर, और वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और धारा के मध्य संबंध। तो धारा जो रहती है वोल्टेज के इन फेज में रहेगी, इसी प्रकार आपने ये धारा को मान को शो कर दिया। अब ये धारा है, तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है, ये वी एल लिख देते हैं, 90 डिग्री लेगी होगी धारा। और यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जो धारा रहती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड रहती है। तो ये अपने पास कैपेसिटर के पर वोल्टेज है, तो धारा 90 डिग्री लीड और इंडक्टर के लिए 90 डिग्री लेग मिल गया अपने को। ये जो वीसी को ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो माइनस वीसी हो जाएगा, अपने को टोटल सर्किट कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा बाद में। ओके, और ये अपने निकाला है इसका वेक्टर सम, ये रहेगा टोटल वोल्टेज। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रहता है। कर्ण का स्क्वायर हटाते हैं तो लंब और आधार के ऊपर अंडर रूट लग जाता है। इसी प्रकार लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट सब वैल्यू पर वी आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ऐसी सर्किट है तो इसके अंदर धारा का विरोध क्या रहता है, इंपीडेंस। आई गुणा जेड करेंगे तो अपने पास वोल्टेज रहेगा, तो आई गुणा जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई गुणा आर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप प्लस
ब्रैकेट के अंदर आई गुणा एक्सएल्स माइनस आई गुणा एक्स सी, टोटल का स्क्वायर कर दिया। एक्सएल आई गुणा एक्सएल्स माइनस आई गुणा एक्स सी का होल करके उसका स्क्वायर लगा दिया। धारा को अपने सब में सेम है तो धारा का स्क्वायर है तो धारा को बाहर निकालेंगे। आई गुणा जेड इज इक्वल्स टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल्स माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो धारा से धारा कटेगी, रेजिस्टेंस इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला बचेगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल्स माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस के लिए फॉर्मूला है, जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी अपने। अभी अपने इस टोटल कंडीशन देख ली है तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ का व्यवहार आर एल की भांति नहीं होगा, आर सी की भांति होगा। तो ए नंबर ऑप्शन अपने पास क्या बनता है, रोंग। ए नंबर अपने पास है रोंग। परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ का व्यवहार इंडक्टिव होता है, बिल्कुल सही। और पावर फैक्टर इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर लेगिंग होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। परिपथ का अनुनादी आवृत्ति पर आर इज इक्वल टू जेड, बिल्कुल सही। तो एक्सएल से तो एक्स डिवाइड हो गया, कट गया, तो पीछे बचा जीरो। और इम्पीडेंस जो इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर, रेजिस्टेंस की स्क्वायर हटाएंगे तो जो अंडर रूट लगा है वो हट जाएगा, जिसके कारण इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। तो ये भी अपने पास करेक्ट है। अनुनादी आवृत्ति, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति पर एडमिटेंस निम्नतम होता है। इम्पीडेंस का एडमिटेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध रहता है। तो चलो ये एडमिटेंस इम्पीडेंस एडमिटेंस आपको ट्रायंगल समझा देता हूं। ओके, तो ये अपने पास ट्रायंगल है, इसको लिखते हैं कर्ण होता है अपने पास इम्पीडेंस, जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा आपने। बेस रहता है रेजिस्टेंस, ये रहेगा रिएक्टेंस। इम्पीडेंस जो होता है ये एडमिटेंस का व्युत्क्रम रहता है। इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला रहता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल्स माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस के लिए देता है इम्पीडेंस स्क्वायर माइनस रिएक्टेंस का स्क्वायर, या एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर देना, या ऐसे एक ही बात है। इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस के लिए देखें तो इम्पीडेंस स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एडमिटेंस। इन सब की यूनिट रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस के लिए सब की यूनिट ओम रहेगी। एडमिटेंस के लिए लिखेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडक्टेंस के लिए लिखेंगे आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सस्पेटेंस के लिए लिखेंगे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सस्पेटेंस सब की यूनिट महो रहेगी। ओके, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो एंगल रहता है ये होता है फाई एंगल अपने पास। ओके, आर अपॉन में जेड लिखें तो भी अपने पास पावर फैक्टर होगा, या जी अपॉन में वाई लिखें तो भी पावर फैक्टर होगा। ये अपने पास पावर जो रहती है ये पावर होती है आभासी एपरेंट पावर, ये पावर होती है ट्रू पावर, एक्चुअल पावर, ओरिजिनल कंजक्शन पावर, ये रहती है रिएक्टिव पावर। ओके, तो इसके लिए लिख सकते हैं अपने किलोवाट अपॉन में केवीए। एपरेंट पावर केवीए के अंदर रहती है, ट्रू पावर या एक्चुअल पावर जो होती है वो रहती है किलोवाट के अंदर, और रिएक्टिव पावर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस के अंदर रहती है। ओके, तो अभी चलते हैं वापस क्वेश्चन पर।
तो 4 नंबर स्टेटमेंट देख रहे, अनुनादी आवर्ती का अनुनाद आवर्ती पर एडमिटेंस निम्नतम होगा। क्या एडमिटेंस मिनिमम होगा इस कंडीशन में? तो इंपीडेंस अपने पास मिनिमम है तो एडमिटेंस क्या होगा? ये अपने पास मिनिमम है तो एडमिटेंस मैक्सिमम होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अपने पास। आरएलसी सीरीज रेजोनेंस पर परिपथ को वोल्टेज रेजोनेंस कहा जाता है। बिल्कुल सही, वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। और सीरीज जो आरएलसी पैरेलल रेजोनेंस होता है उसे अपने कहते हैं करंट एम्पलीफाई या रिजेक्टेड सर्किट, और आरएलसी सीरीज को कहेंगे वोल्टेज रेजोनेंस या एक्सेप्टर सर्किट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 5 अपने पास सही है। अनुनाद आवर्ती परिपथ में अनुनाद आवर्ती पर सर्किट रिजेक्टेड कहा जाता है, तो ये पैरेलल को कहेंगे। ऑप्शन नंबर मान्य वैलिड स्टेटमेंट आपको बताया था, ये वैलिड पूछ रहा है। नॉट इनवैलिड का मतलब है वैलिड ही पूछ रहा है। तो ये अपने पास सेकंड, थर्ड और 5, सेकंड, थर्ड और 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में कोई अदर क्वेरीज हो तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 1000 क्वेश्चन की सीरीज वेरी बढ़िया तरीके से बनाई है, मैंने खुद टाइप किया है। इस प्रकार से अभी आप कोई एक ऑप्शन जानते हो तो आप बाकी पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो के अंदर। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियोज को साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकी और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय वीडियो लेक्चर में। ओके दोस्तों।